कर रहे हैं, खनिज और संसाधन पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हमारा केवल और केवल 2 टॉपिक बचा रहेगा और 2 टॉपिक के बाद कक्षा 10वीं भी खत्म हो जाएगा। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोशन, मधु कुमार, हेमंत, अरुण, रविशंकर, आकांक्षा, सभी को गुड आफ्टरनून। अगर हम बात करें तो क्लास 10 की एनसीईआरटी जो हमारी चल रही है, जैसा कि मुझे लग रहा है कि क्लास 10 एनसीईआरटी नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगी, तो हम 11 की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। कल मैं आपकी 2 क्लासेस रखना चाह रहा हूं। तो कल की एक स्पेशल क्लास तो हमारी होगी 4 से 5 में करंट अफेयर जो हमारा जून का बचा हुआ था उसे हम कवर कर देंगे। और हमारी जो नॉर्मल क्लास होती है 8 से 9 में वो रहेगी। और एक एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है कि हम आईआर पर ले लें, इंटरनेशनल रिलेशन पर ले लें। तो एक एक्स्ट्रा क्लास हम आईआर पर भी लेना चाह रहे हैं। तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आईआर आप पसंद करेंगे या फिर कोई दूसरा विषय इसकी जगह पर आप लोग चाहते हैं कि कोई दूसरी क्लास इसकी जगह पर हो जाए। तो सभी को गुड आफ्टरनून जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बस ये चाह रहा हूं कि कल की करंट अफेयर की क्लास रहेगी जून की, ताकि जून का महीना कल हम खत्म कर देंगे। फिर जुलाई के लिए ऐसे ही 2 वीडियो की क्लासेस में जुलाई खत्म कर देंगे, अगस्त तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद हमें ऐसी है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम से पहले 8 और 9 को इकोलॉजी इन्वायरमेंट, 8 से 9 बजे इकोलॉजी इन्वायरमेंट चलेगा कल। पर कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास सोच रहा हूं आईआर का, यदि समय मिलता है तो आप मुझे बताइएगा। बाकी आप अगर कोई दूसरा विषय चाहते हैं तो हम उस पर भी बातचीत कर ही लेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये जो टॉपिक चल रहा है खनिज और संसाधन, निश्चित ही मैं भी मानता हूं कि थोड़ा सा बोर करने वाला या बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे ज्योग्राफी में हम जब भी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आर्थिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे, तो भारत में संसाधन, खास करके धात्विक संसाधन, अधात्विक संसाधन और ऊर्जा संसाधन पर बहुत से सवाल बनाए जाते हैं। आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक खत्म करिए क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसे आप, मैं गारंटी लेता हूं, कभी पढ़ोगे ही नहीं। पर इसी बहाने क्योंकि हम इसको कवर कर देंगे तो आप शायद 1-2 बार सुन लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्लासेस की। पर संक्षिप्त में कुछ छोटी छोटी बातें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पर 8 या 9, मतलब ये मंडे से, इस मंडे से हमारा नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स या वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वन स्टॉप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस कोर्स में न केवल इकोनॉमिक्स का बेसिक कवर होगा, करंट इकोनॉमिक्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एक ही जगह पर सारा इकोनॉमिक्स कवर करवाएंगे। लगभग मैं इसके लिए 70 क्लासेस लेने के मूड में हूं, तो 70 क्लास का ये पूरा मेरा प्रोग्राम होगा और इन 70 क्लासेस में हम इकोनॉमिक्स के हर पहलू को कवर कराएंगे। तो अभी भी जिन लोगों ने एडमिशन लेना है लेकिन अभी तक नहीं लिया है, अभी भी एक बेहतर और अच्छा मौका है कि आप इस 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेकर MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए करिएगा। MK लाइव रिफर कोड यूज करते हुए अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में ना हमारा कंप्लीट सीसेट आपको अवेलेबल हो जाएगा आजकल में एडमिशन लेते हैं, बल्कि आपको इकोनॉमिक्स में भी कंप्लीट क्लासेस हमारी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा एक्सक्लूसिवली जीएस और सीसेट की क्लासेस हम केवल और केवल इस साल अनअकैडमी पर ले रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर भी हमारी क्लासेस आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कंप्लीट जीएस और कंप्लीट सीसेट की ये जो क्लासेस है एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी प्लस पर हैं। जिन लोगों को भी करना है या जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो चाहते हैं, तो एक बढ़िया टाइम है जब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा साल भर तक
आप हमारे सारे कोर्स न केवल देख पाएंगे बल्कि पीटी और मेंस में आप हमारा पर्सनल गाइडेंस भी प्राप्त कर पाएंगे। तो व्यक्तिगत रूप से आप हमसे जुड़ सकेंगे, इसलिए एक बेटर चांस है कि आप अभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 2020 का जो टारगेट है वो पूरा कर सकते हैं। 2021 और 22 वाले विद्यार्थी यहां से शुरुआत करें और यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ वो करते चले। इस यूपीएससी की तैयारी अगर वो हमारे साथ 2021 और 22 का टारगेट लेकर वो चले तो मैं ये दावा करता हूं कि उनको पहले अटेम्प्ट में ही इतनी योग्यता या पहले अटेम्प्ट में ही 100% कॉन्फिडेंस उनमें आ जाएगा कि वो यूपीएससी का एग्जाम निकाल पाएंगे, क्योंकि वो लगातार 2 साल से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वैसे तो सब्सक्रिप्शन 64,000 का है, लेकिन एमके लाइव रिफर कोड आपको 10% डिस्काउंट दिलाकर 57,600 में ये सारी चीजें अवेलेबल कराएगा, जिसमें आप ऑप्शनल पेपर से लेकर हमारे द्वारा पूरा जीएस, हमारे द्वारा पूरा सीसेट, या मैं अगर बात करूं तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिल जाएगा। एक बेटर और एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून महेश, एक बार रिफ्रेश कर लो अगर बफरिंग हो रहा हो तो रिफ्रेश कर लो। कल मैंने आपको बताया था मैग्नीज के बारे में, तो मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। थोड़ा सा कल ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन आइए आज हम एक एक बातों को समझते चलेंगे। सबसे पहले तो मैग्नीज ये जो धातु है, हमें इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी? इस्पात के विनिर्माण में। और कितनी? 1 टन इस्पात बनाना है। 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल इस्पात अगर बनाना है, 1000 किलोग्राम का इस्पात बनाना है, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज लगता है। इसका मतलब 100% अगर हमें इस्पात बनाना है, लोहा बनाना है, तो 1% मैग्नीज लगता है। तो इस्पात का उद्योग वहीं पर होगा जहां पर मैग्नीज की इंडस्ट्री या मैग्नीज के संसाधन बड़े होंगे। लेकिन इसके अलावा इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में, रंग उतारने वाली चीजों में, कीटनाशक दवाइयों में और पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में उड़ीसा यहां रट लेना इसे, उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहां से प्राप्त होता है। क्या पॉइंट याद रखने हैं? मैग्नीज की आवश्यकता लोह इंडस्ट्री में होती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैग्नीज कितना जरूरत पड़ता है? 100% लोहा बनाने में 1% हमें मैग्नीज की जरूरत पड़ेगी। उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। तो सबसे अग्रणी है उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक। तो इसका मतलब उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। पर मेरा सजेशन है कि इस डाटा को आप अपडेट जरूर करिएगा, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत परिवर्तन, इसमें बहुत मुश्किल है बदलाव होना, लेकिन फिर भी अपडेशन करने की आदत रखनी है। अलोह खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिसमें लोहे का कोई लेना देना नहीं है या जिसका लोह धातु से कोई मतलब नहीं है। भारत में अलोह खनिज की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, मतलब जितना लोहे का उत्पादन होता है उस तुलना में ये इतना प्रोडक्शन यहां हम नहीं करते। यद्यपि ये खनिज है तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना। धातु शोधन और इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योग में इनका महत्वपूर्ण उपयोग है। तो अगर हम बात करें अलोह में तांबे को रख दीजिए, एल्यूमिनियम को रख दीजिए, सीसा मतलब लेड को रख दीजिए, सोना। तो तांबा, एल्यूमिनियम, लेड मतलब सीसा और सोना, यह अलोह धातुएं है, मतलब इसका लोहे से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तांबे की अगर हम बात करें तो तांबा आप जानते हैं कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विद्युत तारों को बनाने के लिए, विद्युत उपकरणों को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। किसी भी देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होगा या महंगा,
या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में वो देश अग्रणी होगा या नहीं होगा, ये तांबे पर निर्भर करता है। यदि देश में विद्युत उद्योगों को विकसित करना है तो तांबे का उत्पादन पर्याप्त होना चाहिए, पर तांबे का इसके अलावा भी कई जगह पर बर्तनों से लेकर कई जगह बहुत ज्यादा उपयोग होता है। भारत में तांबे के भंडार और उत्पाद क्रांतिक रूप से न्यून है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में तांबा है भारत के पास। घातवर्ध तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, तांबे में मेरे लाल लालियों को कुछ याद आए ना आए, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें सीधी याद आनी चाहिए। ये वो क्षेत्र है जहां तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें तांबे के लिए, उड़ीसा मैग्नीज के लिए। राज्यों की जोड़ी बनाने का सवाल भी बन सकता है, तो उड़ीसा जहां मैग्नीज के लिए, मध्य प्रदेश वही तांबे के लिए सबसे ज्यादा उत्पादक देश है। झारखंड की सिंह भूमि जिले भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। वैसे झारखंड की जो सिंह भूमि है वह यूरेनियम के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, यूरेनियम के लिए भी अच्छी मानी जाती है। राजस्थान का खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, झारखंड में सिंह भूमि और राजस्थान में खेतड़ी खदानें तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में अगर हम बात करें तो राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और झारखंड, इन तीनों की चर्चाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इस समय 52% उत्पन्न मध्य प्रदेश से, लेकिन मात्रा के रूप में अगर तांबे की सबसे ज्यादा मात्रा इस समय अगर मिलेगी तो तांबे में सबसे ज्यादा मात्रा राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद झारखंड में। ये प्राकृतिक रूप से जो तांबा मिल रहा है सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में। अब हम बात कर रहे हैं इसके बॉक्साइट की। बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। एल्यूमिनियम का जो अयस्क होगा उसे बॉक्साइट कहेंगे। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जिसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त किए जाते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धता पाई जाती है। देखना, मैं जो बातें बताना चाह रहा हूं, 2-3 बातें। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई धातु मिलती है तो वो एल्यूमिनियम है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, एल्यूमिनियम लोहे की तुलना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लोहे में जंग जल्दी लग जाता है, एल्यूमिनियम में उतना जल्दी जंग नहीं लगता। लोहे की जैसी ताकत इसके अंदर भी है, लेकिन इसके तार जितनी सरलता से खींचे जा सकते हैं उतनी सरलता से लोहे के तार नहीं खींचे जा सकते। लेकिन लोहे की जो शक्ति है वो ज्यादा है एल्यूमिनियम की तुलना में, यह बात जरूर ध्यान देनी है। तो हल्का और सुचालक भी है। इलेक्ट्रिसिटी के तार हम इसी से बनाते हैं जब भी हमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा करना है। तांबे के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई बेटर है तो वो एल्यूमिनियम ही है। तांबे के बाद कोई अच्छा धातु जो विद्युत के लिए बढ़िया है तो वो एल्यूमिनियम ही है। और बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। बॉक्साइट प्रकृति में एल्यूमिनियम जिस रूप में मिलता है वो बॉक्साइट है, लेकिन वह एल्यूमिनियम धातु का ही मुख्य अयस्क है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक के पठार, मैकाल पहाड़ियां, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे मध्य भारत वाला जो स्थान है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, मैकाल पहाड़ियां, बिलासपुर कटनी वाला जो पठारी प्रदेश है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां पर 2009-10 के 34.9% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। तो उड़ीसा में मैग्नीज भी उड़ीसा जाना जाएगा मैग्नीज के लिए, साथ ही साथ बॉक्साइट के लिए। वैसे ही आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश तांबे के लिए,
पर इसके अलावा राजस्थान, झारखंड, यहां कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। तो उड़ीसा में कोरापुट जिले में पंचपतमाली कोरापुट जिले में पंचपतमाली बॉक्साइट के लिए उड़ीसा में मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। नेपोलियन के सामने जब पहली बार एल्यूमिनियम लाया गया तो वो एल्यूमिनियम की धातु से इतने खुश थे कि अपने विशेष मेहमानों के लिए वो एल्यूमिनियम के बर्तन उपयोग करते थे और सादे गरीब लोगों के लिए सोने और चांदी के बर्तनों का उपयोग करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की चीजें जीवन में प्रभाव डालती है। आज भले हम इस घटना को मूर्खता कहेंगे, लेकिन उस जमाने में जब पहली बार एल्यूमिनियम के बारे में लोगों को पता चला, तब शायद वह इस चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुए हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। मतलब आप सोचिए कि केवल 30 वर्ष में ही एल्यूमिनियम का उत्पादन कितना बढ़ गया था कि भिखारियों के पास भी अब एल्यूमिनियम के बर्तन दिखने रहे, जो कभी एक जमाने में केवल राजा के पास होते थे। इस प्रकार की भी कभी कभी घटनाएं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि राजा अपने स्पेशल मेहमानों के लिए एल्यूमिनियम और सादे मेहमानों के लिए सोने और चांदी, काश उस जमाने में हम लोग सादे मेहमान बनकर चले गए होते तो आज इस जमाने में आने वाली पीढ़ियों को सोना बड़ी मात्रा में मिल चुका होता, क्योंकि उस जमाने में शायद वो सोने चांदी को उतना महत्व नहीं देते होंगे। पर 30 वर्ष के बाद ही जब उत्पादन एल्यूमिनियम का इतना बढ़ गया कि वो भिखारियों तक पहुंच गया, इसका मतलब फिर उस धातु ने अपनी कीमत खो दी होगी, उस धातु ने अपना महत्व खो दिया होगा, फिर वापिस सोने चांदी पर हम लौट गए होंगे। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात अगर याद रखेंगे तो मैग्नीज आपको याद रखना है कि इस्पात बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। कीटनाशक दवाइयां, ब्लीचिंग पाउडर, लगभग 1% मैग्नीज की लोहे बनाने में लगती है। उड़ीसा सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। उसके बाद अलोह खनिजों में तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना। तांबे की चर्चा हमने की कि तांबे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। बॉक्साइट की अगर हम बात करें, जैसे कि तांबे में हमने आपको बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन है, तो मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें, वैसे झारखंड की सी भूमि और राजस्थान के खेतड़ी खदानें। फिर हमने बात की है बॉक्साइट की। बॉक्साइट में सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो उड़ीसा सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम की हमने इसमें चर्चाओं के रूप में एक बात रोचक तथ्य के रूप में रखी है। अब अधात्विक खनिज का मतलब जो धातु नहीं है, और जो धातु नहीं है तो फिर वह हो सकता है कि चूना पत्थर हो, संगमरमर हो, अभ्रक हो, ये सब अधातुए है। अधातुए मतलब कोई एक चीज नहीं होगी, ये कॉम्बिनेशन होगा बहुत सारी चीजों का। तो अधात्विक खनिज है, ये अधात्विक खनिज है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पतरन क्रम में पाया जाता है। इसकी चादरों में स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्चम पराविद्युत शक्ति मतलब विद्युत को रोकने की ताकत, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विसंवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर और बिहार, झारखंड के कोडरमांगया, हजीराबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से छोटा नागपुर, बिहार, झारखंड के कोडरमा गया हजीराबाग पेटी,
उसके बाद राजस्थान में अजमेर और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रकपेटी। ये नाम याद रखने हैं क्योंकि इससे हमें कभी भी जोड़ना पड़ेगा अलग अलग क्षेत्रों से। तो अभ्रक की खासियत क्या है? तो यह विद्युत का विरोधी होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में जब चीजों को हमें पतली परत से ढकना है ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह ना हो, विद्युत का झटका न लगे, तो वहां पर अभ्रक हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अभ्रक की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर चट्टानी खनिज है चूना पत्थर लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नोट करना इसे, चूने के सबसे ज्यादा स्रोत अवसादी चट्टानों में होंगे। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। यह चूना पत्थर हमारे लिए न केवल और केवल अपने घरों में बल्कि लोहा की इंडस्ट्री में जब लोहे को बहुत ज्यादा गर्म करके शुद्ध बनाना होता है तब भी हमें चूना पत्थर की जरूरत पड़ती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहेंगे और अवसादी चट्टानों में इसका मात्रा मिलेगी। अगर हम बात करें तो चूना पत्थर में सबसे ज्यादा है कर्नाटक और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा चूना पत्थर, यही से ग्रेनाइट बड़ी मात्रा में पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। घरों में ग्रेनाइट पत्थर लगाने के लिए जो भी आप लाएंगे वो दक्षिण से ही लाया जाता है। तो चूना पत्थर में सबसे ज्यादा अग्रणी है कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश। एक ओवरऑल आइडिया दिया गया है कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के स्थान कौन से हैं और मेरे हिसाब से वो आपको याद होने चाहिए। तो इसको आप जरूर पढ़ते चलिएगा, इन चीजों को आप जरूर देखिएगा। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं इसमें खनन के जोखिम और खतरों पर, लेकिन उससे पहले आप लोगों के डाउट भी देख लेते हैं। क्या क्या बातें याद रखनी है? मैग्नीज के मुख्य उपयोग क्या है? मैग्नीज कहां मिलता है? तांबे के उपयोग क्या है? तांबा कहां मिलता है? बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम के उपयोग क्या है? एल्यूमिनियम कहां मिलता है? अभ्रक के उपयोग क्या है? कहां मिलता है? तो अभ्रक लोहे, कहीं पर भी धातुओं के ऊपर कवरिंग करने में, बहुत पतली कवरिंग में भी यह हमें विद्युत के झटकों से बचा सकता है। अभ्रक के बाद चूना पत्थर, और चूना पत्थर के कहां पर मुख्य रूप से संसाधन है और इनका उपयोग कहां पर होता है उसे आपको याद रखना है। मोहम्मद, अगर आपको सीसेट की क्लास चाहिए तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स हमारा सीसेट का क्लास मिल जाएगा। देखो खनन के जोखिम क्या है, खतरे क्या होते हैं, तो स्टार लगाइएगा इसमें। खनन के खतरे क्यों? खनन के पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, यह शायद आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आते होंगे। देखना, खनन से क्या क्या नुकसान होगा उसका सीधा सा प्रभाव दिखाया जा रहा है। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिजों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनिजों के दो प्रभाव है, जो खनिजों में कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर बुरा प्रभाव और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार होते हैं। आज भी सीमेंट इंडस्ट्री, चूना उद्योग, इन उद्योगों में काम करने वाले 90% लोगों की मौत फेफड़ों की बीमारियों से होती है। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने मतलब पानी में डूबने, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। मतलब ये चीजें तो होती ही हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, क्योंकि जब आप किसी जगह से संसाधनों को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो रास्ते में थोड़ा बहुत तो गिरना होता ही है। अब वो पानी के माध्यम से जल स्रोतों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देगा। अपशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के
खत्ता लगाने से मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिता और नदियां प्रदूषित होती हैं। खनन को घातक उद्योग बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। तो खनिजों के कारण एक तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसके कारण पर्यावरण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी में कई प्रकार के तत्वों की अधिकता, कई प्रकार के सीधे फैक्टर हमें दिख रहे हैं। खनिजों का संरक्षण, हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेप और उसके विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपर्पटी का 1% है। मतलब पूरी भूपर्पटी पर केवल 1% ऐसी जगह है जहां से हम खनिजों को प्राप्त कर रहे हैं। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी सी है। जैसे आप जिस दर से धातुओं को ले रहे हैं, उन धातुओं को निर्मित होने में करोड़ों और कई प्रकार के वर्ष लग गए हैं, हजारों वर्ष लग गए हैं, पर जिस दर से हम उसका उपभोग कर रहे हैं, उस दर से अभी भी उसके निर्माण की दर बहुत ही कम है। तो हमें थोड़ा खनिजों का दोहन करते समय, खनिजों का उपयोग करते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हमने खनिज किस प्रकार से उपयोग करने चाहिए। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय योग्य हैं। तो आप खनिजों को सीमित और अनवीकरणीय कहेंगे। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। लगातार आप अगर खनन करते चले जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, खनिजों में धातु की मात्रा कम निकलेगी। एक तो नीचे से ऊपर आने का खर्च बढ़ेगा और परिणामी धातु जो शुद्ध है वो भी कम मिलेगी, तो कीमतें बढ़ती चली जाती है। हमें खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। एक तो पुनर्चक्रण पर बहुत फोकस किया जाए, जो धातुएं किसी काम की नहीं है उन पर कुछ रिसर्च करके उनको काम में बदलाया जाए, और कोई अन्य प्रोडक्टों का उपयोग करने के पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि हम धातुओं को लंबे समय तक चला सके। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संसाधन की, लेकिन उससे पहले डाउट देख लेते हैं। आशीष, हम पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हम संसाधन पर बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी के लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि ज्योग्राफी के लिए कोई किताब मत पढ़िए। एनसीईआरटी को कवर करने के बाद हमारी ज्योग्राफी की क्लास आप कर लीजिए। मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी और हमारी क्लास के बियॉन्ड कुछ भी सवाल आ जाए तो आप सीधा कह दीजिएगा कि आपकी असफलता के लिए केवल और केवल हम जिम्मेदार हैं। तो कोई भी किताब मत पढ़िए। उसका एक बड़ा कारण है, जितना खूबसूरत ज्योग्राफी एनसीईआरटी में है उतना खूबसूरत किसी ने नहीं दिया है। हाँ, अगर आपका ऑप्शनल है तो फिर मैं किताबों की लिस्ट बता सकता हूं, लेकिन मेरा सजेशन है कि जीएस में कोई भी एनसीईआरटी के अलावा दूसरी किताब प्रेफर मत करिए। सीसेट की क्लासेस मीनाक्षी हम जल्द ही लेंगे। सीसेट की क्लासेस नेक्स्ट मंथ में लेंगे। धन्यवाद अंकित। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी यूपी पीसीएस में इसमें से सवाल पूरे आने की संभावना होगी। संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नेहा चारों तरफ देख लो, हम लोग जितने भी आज संपन्न हैं, जितना भी हमारा आर्थिक विकास हुआ है, जितना भी हमारे पास धन संपदा है, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी हमने वस्तुएं बनाई हैं, सब कहीं ना कहीं संसाधन खनिज ही से बनाई है। फिर वो हमारा एसी हो, घर में फ्रिज हो, घर में कूलर हो, पंखा हो,
आप जो भी सब कुछ उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खनिज या संसाधनों की देन है। तो आपने संसाधन अगर नहीं रखे तो आप ये चीजें बनाएंगे कैसे? ऑप्शनल के बारे में हम अलग से कभी बताएंगे। आरएस में ज्योग्राफी का पेपर अलग तो नहीं होता, लेकिन उसी में जुड़ा होता है। मैथ्स ऑप्शनल मत लो अभिमन्यु, मेरा तो सेशन है, पर फिर भी लेना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। पीसीएस में करंट हमेशा जब भी पीसीएस का एग्जाम हो उसके 2 महीने पहले, जैसे कि पीसीएस में, यूपी पीसीएस में दिसंबर, तो आप नवंबर और दिसंबर का करंट मत पढ़ो, अक्टूबर से लेकर जनवरी 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो। ऑप्शनल का पेपर हम बता देंगे भली। बताओ अंकित, कोई दुख हो तो। मैग्नीज की खदानें एकलव्य, अभी हमने मैग्नीज की खदानों पर चर्चा की कि वैसे तो मैग्नीज की खदानों में अगर मैग्नीज की बात करें तो उड़ीसा सबसे पहले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योग्राफी में नेहा, क्या ऑप्शनल के नजर से आप ज्योग्राफी की किताबें पूछ रहे हैं? तो फिर वो एक किताब नहीं, कई सारी किताबें होगी। जैसे जनसंख्या में चांदना की बुक अच्छी आती हैं, जैसे कि अगर क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें या फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो साविंदर सिंह साहब की किताबें अच्छी हैं। इंडियन ज्योग्राफी में माजिद हुसैन साहब की, खुल्लर साहब की किताबें अच्छी हैं। या फिर अंग्रेजी मीडियम में अगर हम बात करें तो जो हमने आपको बताई थी किताबें इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी, या फिर कुछ और किताबों के रूप में अगर हम बात करें तो एमटीएच पब्लिकेशन की भी, टीएमएच पब्लिकेशन की किताबें भी अच्छी हैं। लेकिन ऑप्शनल के नज़र से, जीएस के नज़र से आप एनसीईआरटी और हमारी क्लास के अलावा कुछ मत करिएगा। इसमें मैं गारंटी लेता हूं कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और आप लोगों को अगर यकीन ना आता हो तो आप एक बार हमारा क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी कवर करके देख लो, और फिर कोई भी सवाल क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी से अभी तक आया हो लगा कर देख लेना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बिल्कुल। एथिक्स पर भी हमारी क्लासेस जल्दी आएगी, एथिक्स पर भी हमारी क्लासेस जल्दी आएगी। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि कोई नया विषय ना खोला जाए, कोई नया विषय ना खोला जाए, पहले पुराने विषयों को पूरा किया जाए। ठीक है, पीडीएफ हम डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यतीश, कोई बात नहीं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए तो मैंने बता दिया था, सजेशन के रूप में मैंने किताबों को भी बताया है। एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने किताबें भी बताई थी, सारी किताबें बताई थी। धन्यवाद। पर हम चाहेंगे कि एडमिशन लेते समय हमारा रिफर कोड यूज करें तो हमें ज्यादा खुशी होगी। जिन लोगों का राजस्थान है, जिन लोगों का यूपी है, हर राज्य वाले विद्यार्थी अपने राज्य का ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। जैसे एमपी का एग्जाम देना है तो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश में संसाधन, मध्य प्रदेश में हम बात कर सकते हैं कि कहां पर पठार है, कहां पर चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी एमपी की कौन सी है। वैसे यूपी वाले लोग भी अपने यूपी का ज्योग्राफी, राजस्थान वाले लोग भी अपने राजस्थान का ज्योग्राफी कवर करते चलेंगे। ये बात ध्यान देनी है आप लोगों को। ज्योग्राफी में नेहा अभी तक हम कवर करा चुके पूरी तरह से क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी मैंने पूरा खत्म करा दिया है। साइंस एंड टेक के लिए मयंक, मेरा सेशन है कि उसे करंट से ज्यादा बेटर होगा कि करंट से कवर करो। हमारी जो किताब आने वाली है सीसेट की, बड़े मुश्किल से 250 रुपए की किताब होगी, जिसमें 1995 के कंप्लीट रीजनिंग मैथ्स के सवाल और 2011 से लेकर 2019 के पूरे सीसेट के सवालों का सारा मटेरियल होगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं यतीश, कोई बात नहीं। वैसे ऑप्शनल अगर आप उनका भी ले रहे हैं तो भी आप रिफर कोड यूज कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम वहां रहेंगे, ऐसा क्यों नहीं होगा, हम रहेंगे।
लेकिन आप रिफर कोड हमारा भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, दृष्टि की साइंस टेक्नोलॉजी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उसमें करंट अफेयर पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करिएगा। बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी हमारी किताब, आप लोगों को ऑनलाइन हमारी किताब मिल जाएगी, उससे घबराइएगा नहीं। इसी थर्सडे या फ्राइडे हमारी किताब आपको मिल जाएगी। इसी शनिवार तक हमारी किताब आपको हम मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे। जैसे अभी अपर्णा का सवाल है कि यूपी में मैदानी भाग है, तो मैदानी भाग भी है तो मैदान में भी तो विशेषता हो सकती है कि बांगर मैदान है, खादर है, या फिर नया जलोढ़ है, पुराना जलोढ़ है। फिर मैदानी भाग में कहीं कहीं पर पठारी भाग भी है, मैदानी भाग में कहीं कहीं पर पर्वतीय भाग भी आता है यूपी में, जो नेपाल से सटा हुआ होगा। तो ऐसे कैसे सोच रहे कि यूपी में मैदानी भाग है? वो भली मोटे तौर पर पढ़ाते हुए मैदानी भाग कह देते हैं, लेकिन जब आप यूपी की ज्योग्राफी देखेंगे तो आपको पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे और मैदानी भाग भी मिलेंगे। मुखर्जी नगर में तो हमारी किताब मिल जाएगी। ऑनलाइन भी हम अमेजोन पर अवेलेबल करवाएंगे, घबराइएगा नहीं, अमेजोन पर अवेलेबल करवाएंगे। ऑनलाइन किताब हम अवेलेबल करा देंगे, ऑनलाइन किताब हम अवेलेबल करा देंगे, तो उससे घबराइएगा नहीं। अब हमारी बातों पर ध्यान देना। यूपीएससी के लिए नेहा इसी तरीके से ज्योग्राफी पढ़ो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, डाउट थोड़ा बाद में ले लेंगे, अगर लगे तो हम एक क्लास आपका रख देंगे, आस्क मी एनीथिंग, जैसा कि सर ने रखा था वैसे हम आस्क वाला एक रख देंगे, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट है उसे हम पूछ लेंगे। बिल्कुल, अभी हम क्लास पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए गाड़ियों के संचालन, उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधन को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत सम्मिलित है। मतलब विद्युत को ध्यान से समझना, विद्युत को हम परंपरागत कहते हैं। परंपरागत जिसे हम कई वर्षों से यूज कर रहे हैं, जैसे लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, इनको उपयोग करते हुए अब हमें कई वर्ष बीत चुके हैं, कई दशकों से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। पर जो अभी अभी नए नए संसाधन ऊर्जा के खोजे जा रहे हैं, जैसे गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा में रखते हैं। तो पवन, ये याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस या परमाणु ऊर्जा, जिसमें सबसे ज्यादा कठिन है ये वाली चीजें, भूतापीय, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। तो ये परंपरागत की जगह गैर परंपरागत में आएंगे, क्योंकि ये अभी अभी उपयोग किए जा रहे हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में ऊर्जा आवश्यकताओं का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता था। आपने उससे उपले बनाकर खाना बनाया, जबकि वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर था, उर्वरक था, जिससे आप उत्पादन को बढ़ा सकते थे। तो वर्तमान में अब लकड़ी के उपयोग और उपलों के उपयोग को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लकड़ी और उपले के कारण हमारी कुछ आवश्यकताएं, जो हमारे वन संसाधन है, उन पर दबाव बढ़ रहा था और कृषि में उर्वरकों की आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो आइए सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा स्रोत देख लेते हैं। भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे पहला है कोयला। सिंगरेनी,
सिंगरैनी, कोयले में अगर हम बात करें तो सिंगरैनी। नेवेली, नेवेली दक्षिण भारत में, नेवेली। कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, तलचर उड़ीसा में, रानीगंज, बोकारो, झरिया, बोकारो और झरिया झारखंड में, फिर डिगबोई, मैकूम, मोरन, बहुत सारे आप नाम देख सकते हैं। ये कोयले के क्षेत्र है भारत में, ये कोयले के क्षेत्र है भारत में। फिर कोयले की खानें और कोयले के क्षेत्रों में भारत में आप देख सकते हैं कि कोयले और कोयले की खानें मुख्य रूप से आप पूरी तरह से पूर्वी ओर देखेंगे। तेल क्षेत्र, फिर मुंबई हाई, वसीन, हजीरा, अंकलेश्वर, कलोर, कलोर, फिर इधर डिगबोई, डिगबोई। तो हमारा जो पेट्रोलियम है वो समुद्र के किनारे या तो गुजरात के आसपास वाले भागों में या असम के आसपास वाले भागों में है। फिर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस हमें यहीं पर प्राकृतिक गैस वडोदरा, कलोर, या फिर प्राकृतिक गैस के कुछ स्रोत राजस्थान में भी है, प्राकृतिक गैस के कुछ स्रोत त्रिपुरा में भी है, प्राकृतिक गैस के कुछ स्रोत, प्राकृतिक गैस का मतलब होता है अगर हम कभी भी प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो मीथेन, जैसे सीएनजी में हम जो यूज करते हैं, सीएनजी में कंप्रेस नेचुरल गैस मीथेन की बात कर रहे हैं। मुख्य क्षेत्र इसका मुंबई वाला है, वडोदरा वाला है, या फिर अगर हम बात करें तो मुख्य क्षेत्र में अगर हम बात करें तो त्रिपुरा राजस्थान में है। और ये पाइपलाइन है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो भारत में आपको मिलेगी, ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों से होकर दिल्ली तक पहुंचती है। यही प्राकृतिक पाइपलाइन आजकल हम उपयोग कर रहे हैं गैस को, प्राकृतिक गैस को ट्रांसफर करने में और लोगों को उपभोग करने देने में। तो ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन भारत में आज भी सबसे बड़ी लंबी पाइपलाइन है प्राकृतिक गैस ट्रांसपोर्ट में। आइए देखते हैं भारत में कोयले के स्रोत कहां कहां पर हैं। भारत में कोयले के स्रोत कहां कहां पर हैं। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, तो दलदली पादपों से पीट नामक कोयला पैदा होता है। सबसे खराब गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला, यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित होकर कोयला बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला अच्छा कोयला होता है। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला बिटुमिनस है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में इसका उपयोग है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। तो कोयला चार प्रकार का हुआ, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। मैंने इसे कैसे याद रखा है? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल मैंने इसे याद रखा है कि सबसे अच्छा कोयला जो एबीसीडी में सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद खराब कोयला बिटुमिनस, उसके बाद खराब कोयला लिग्नाइट और सबसे खराब कोयला पिट। पिट वहां मिलेगा जहां दलदली जमीन होगी, दलदली जमीन होगी। एंथ्रेसाइट वहां मिलेगा जहां पर बहुत गहरी खदानें होगी। बिटुमिनस भी गहरी खदानों में मिलेगा। लिग्नाइट में उतनी गहराई वाला यह कोयला नहीं होता है। तो अगर एक सिंपल सी बात करें तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट एबीसीडी के रूप में अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए आता है तो सबसे अच्छा कोयला, फिर बी आता है तो उससे खराब कोयला, फिर एल आता है तो उससे और खराब कोयला,
और पी सबसे अंत में आता है तो सबसे खराब कोयला। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। भारत में लिग्नाइट और बिटुमिनस ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन एंथ्रेसाइट बहुत ही कम मात्रा में है। वाणिज्यिक रूप में सबसे इंपॉर्टेंट कोयला बिटुमिनस कोयला है। वाणिज्यिक रूप में सबसे इंपॉर्टेंट कोयला इंडस्ट्री में बिटुमिनस, क्योंकि यह धातुओं के प्रगलन में यूज होता है। लिग्नाइट भी अच्छा कोयला है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के नेवेली में इससे हम बिजली पैदा करते हैं। भारत में कोयला दो मुख्य भूगर्भिक युगों के शेल क्रम में पाया जाता है। जरा इसका मतलब समझना, हमारे भारत में दो प्रकार की चट्टानें हैं अपने समय काल के आधार पर। एक है गोंडवाना काल की जो 200 लाख वर्ष पूर्व कुछ अधिक की है, और दूसरा टर्शियन निक्षेप है जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। टर्शियन में जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तब हिमालय की उत्पत्ति के समय बहुत सी भूगर्भीय घटनाओं के कारण बड़ी मात्रा में 55 लाख साल पहले पेड़ पौधे दब गए, उनसे वो कोयला बना, वो टर्शियन युग का है। और गोंडवाना युग में जब ये टूट गए थे भाग, अंगारा लैंड टूट गया था, पेंजिया लैंड टूट गया था अंगारा और गोंडवाना में, तो उस समय इस गोंडवाना लैंड के दूर जाने के कारण बहुत सारे पौधे फिर दब गए थे। तो हमारे देश में दो प्रकार का कोयला है, दो प्रकार के युगों का कोयला है, दो अलग अलग समय का कोयला है। एक तो गोंडवाना लैंड का कोयला है और एक टर्शरी युग का कोयला है। गोंडवाना लैंड का कोयला है और एक टर्शरी युग का कोयला है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं, मतलब लिग्नाइट प्रकार के कोयले, प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में छोटा नागपुर वाला जो कोयला है वो गोंडवाना के समय का है। गोदावरी, महानदी, सोनी, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। और जो टर्शियन कोयला क्षेत्र है वो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, क्योंकि वहीं पर हिमालय मोड़दार पर्वत में बदलता है तो वहीं पर ज्यादा कहीं ना कहीं पादपों को दबाया गया होगा। तो टर्शरी कोयला उत्तर पूर्वी भारत में है, जबकि दक्षिण कोयला दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना काल का है। गोंडवाना काल का है, पुराना कोयला है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित होता है। याद रखिएगा कि कोयला ऐसा पदार्थ है जो स्थल पदार्थ है। इसका मतलब कोयले के उपयोग करने के बाद जो अपशिष्ट बचेंगे वो हमारे लिए हल्के होंगे, तो हम कोयले के खदान जहां पर होंगे वहीं पर उद्योग लगाएंगे क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा। यही कारण है कि भारी उद्योग और ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र अथवा उसके निकट स्थापित किए जाते हैं। जैसे कई बार सवाल आता है कि भारत में भारी उद्योग या फिर बिजली उत्पादन करने वाले जो इकाइयां हैं वो कोयले के उत्पादक वाले क्षेत्र पर ही लगाई जाती हैं। क्यों ऐसा कह रहे होंगे? उसका रीजन है क्योंकि कोयले का उपभोग ज्यादा है और वो बहुत ही भारी पदार्थ होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा, तो इस कारण से हम वहीं पर सारे भारी उद्योग और ताप विद्युत गृह लगा देंगे जहां कोयले के स्रोत है। तो कोयले के बारे में पहले तो एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, चार प्रकार के कोयले, जिसमें कमर्शियल वाला बिटुमिनस है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि सबसे खराब पीट वाला है जो दलदली जमीन पर मिलेगा। भारत में दो प्रकार का कोयला है, गोंडवाना युग का है, टर्शरी युग का है। गोंडवाना युग का जो कोयला है वो लिग्नाइट प्रकार का है जो झरिया, रानीगंज, बोकारो, इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा की घाटियों में मिलता है। और जो टर्शरी कोयला है, जो टर्शरी युग हिमालय की उत्पत्ति के समय का कोयला है, वो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर पूर्वी भागों में मिलता है। कोयले का ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण उद्योग कोयले वाले स्थान पर ही लगाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इस ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रोल रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। सीएनजी को हम पर्यावरण अनुकूल मानते हैं, इसलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। मतलब ये वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। जैसे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं,
तो वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस को वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहते हैं। वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन पश्चिम तट के साथ मुंबई हाई और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में खंबात की खाड़ी में भी हमें प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े संसाधन मिले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई बेसिन को पश्चिम और उत्तरी भारत के उर्वरक और विद्युत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। तो भारत में लगभग 1700 किलोमीटर लंबी हमने पाइपलाइन बनाई है जिसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, HVJ पाइपलाइन। नाम याद रखना, HVJ पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। देखना, हजीरा सबसे पहली शुरुआत हजीरा, फिर यहां पर ये विजयपुर और ये जगदीशपुर। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन लगभग 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है ये। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादकों को संवेग मिला है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं, मतलब हमें उर्वरक निर्माण में भी इसकी जरूरत पड़ती है। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। तो एनर्जी के बारे में हमें इतनी बातें याद रखनी है। आकांक्षा, ये चैप्टर आज नहीं कंप्लीट होगा, अभी हम इस चैप्टर को कल भी लेंगे क्योंकि अभी भी हमारे स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतना परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि हमें चाहिए था, पर फिर भी हम चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लास होती रहे, थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन हम इस क्लास को पूरा 1 घंटा कर देंगे। पर अभी आप लोग इसको जरूर रिवाइज करते चलिएगा। अगली क्लास में हम विद्युत और उसके आगे की चर्चाएं करेंगे, तो विद्युत और उससे आगे की चर्चाओं को हम देखेंगे। बाकी आप जब भी सब्सक्रिप्शन ले तो हमारा रेफर कोड जरूर यूज करिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी लोग रिवाइज करते चलिएगा। शाम की क्लास इकोलॉजी इन्वायरमेंट की होगी और कल जून का करंट अफेयर की क्लास लेंगे हम सभी लोग। जून के करंट अफेयर की क्लास कल होगी, तो प्लीज सभी लोग करंट अफेयर की क्लास को जरूर देखिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड डे।